हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। छात्रों, विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये सारे चैप्टर्स मैं कर चुका हूं और बहुत जल्दी डेवलपमेंट में भी फटाफट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, कई स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर आपने हिस्ट्री में सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं पर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है इसका फटाफट वाला आप अपलोड कर चुके हैं, पर इसको भी अगर आप इन डेप्थ कवर करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूं और बहुत जल्द मैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड भी अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पहले इस चैप्टर को देखिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हो सकता है आप ये वीडियो एग्जामिनेशन से एक दो दिन पहले देख रहे हैं, या इतना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं और रिवीजन करने आए हैं, या तो आपके पास अब पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है और आप सिर्फ ओवरव्यू लेने आए हैं। ठीक है, सटीक सटीक चीजों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत में मैंने इस चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो डिफरेंशिएशन में भी आते हैं और इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि देखिए, चार तरीके के सेक्टर होते हैं अलग अलग बेसिस पे। एक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। इस चैप्टर से अगर 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है या 3 नंबर में, या जैसे 5 नंबर की बात की जाए, तो ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और या तो वो आपसे पूछते हैं कि भैया डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अलावा सीधा सवाल भी पूछ लेते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पब्लिक सेक्टर, ये व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो उसमें टाटा, रिलायंस, मे बी टेस्ला, मे बी डीआरडीओ, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो आपको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पता होना चाहिए। ऑलराइट, बहुत सिंपल है, आम साधारण भाषा में बताया जाए तो पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट कंपनी। लेकिन आपको यहां पर यह समझना है कि भैया पॉइंट्स क्या लिखने हैं आंसर में। सरकारी और प्राइवेट तो एक पॉइंट हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं और क्या लिखूंगा इसमें, तो ये आपको बताना है। इससे पहले कि इस आंसर को मैं टच करूं, मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूं कि ये चैप्टर एग्जैक्टली किस बारे में, ताकि आगे आपको वीडियो में आसानी होगी समझने में। देखिए, सेक्टर्स को हिंदी में कहा जाए तो खंड। भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग अलग खंड जो हैं, देखिए इंडियन इकोनॉमी, इंडियन यानी कि भारत की बात हो रही है, इकोनॉमी यानी कि देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि देश का पैसा। जैसे हम कहते हैं इकोनॉमी मतलब हमेशा पैसा होता है। जैसे हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज द नंबर 1 इकोनॉमी, है ना, कि सबसे बड़ी दुनिया में अर्थव्यवस्था कौन है, अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे मुझे ठीक से याद नहीं है ना, 5वें नंबर पे भारत है। एक टाइम था जब 5वें नंबर पे जिस देश ने हम पे 200 साल राज किया वो था ब्रिटेन, लेकिन अब हमने ब्रिटेन को भी पीछे करके हम 5वें नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, मतलब कि पूरी दुनिया में जहां पे मेरे ख्याल से 200 के आसपास करीब देश है, उनमें से आप पूछेंगे कि दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, तो उसमें भारत होगा। उसमें आप पूछेंगे दुनिया के 5 सबसे अमीर देश, तो उसमें भी भारत होगा 5वें नंबर पे। तो इकोनॉमी यानी कि पैसा। पैसा कहां से आता है, पैसा कहीं से भी आ सकता है। देखिए, पैसा यानी कि आप ये मत समझिए कि देश कहां से पैसा कमा रहा है, पैसा यानी कि इस देश में रहने वाले लोग कहां से पैसा कमा रहे हैं। देश क्या है, जैसे आप क्लास 10th में है तो आपको अगर एक एग्जाम्पल से समझाया जाए, जैसे हिंदी कोर्स ए है जिनको नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी का पाठ है, तो उस पाठ के जब आप पाठ शुरू करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में जो है, ठीक है, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं आपसे, वो कहते हैं कि देश किसी जमीनी भूभाग का नाम नहीं है। यानी कि देश कोई टुकड़ा थोड़ी है जमीन का, देश जो है उसमें रहने वाले लोगों से देश बनता है। अगर सारे हिंदुस्तान के लोग कल को पाकिस्तान में रहने चले जाते हैं तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान बन जाएगा, वो तो पहले से ही हिंदुस्तान है, अब तो नाम उसका खाली अलग है। अरे हाँ या ना। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर किस बारे में है, सेक्टर्स यानी कि अलग अलग सेक्शंस हैं इंडियन इकोनॉमी के, यानी कि इंडियन यानी कि भारत के जो लोग हैं वो कहां कहां से पैसा कमाते हैं। भारत के कुछ लोग होंगे जो सरकारी कंपनी में नौकरी करके पैसा कमाते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर को स्टडी करोगे। भारत में कुछ लोग होंगे जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके पैसा कमाते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर स्टडी करोगे। कुछ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं, वो क्या है हम देखेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लोग जॉब करते हैं, वो भी देखेंगे। कई लोग जो हैं वो ऐसा काम करते हैं जिसको हम प्राइमरी सेक्टर में बांट देते हैं, कई लोग सेकेंडरी सेक्टर का काम करते हैं, कई लोग टर्शरी सेक्टर का काम करते हैं। ठीक है,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मतलब जो भी काम आपके देश में रहने वाले लोगों का जो भी पेशा है, वो चाहे जूता मांझता हो या बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ, उसका जो भी पेशा है वो कहाँ पे उसको कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो हमने ऐसे कुछ 3 क्राइटेरिया बनाए, है ना, मतलब जैसे 1 2 3 क्राइटेरिया माफ कीजिए, कि अगर आप इन चीजों से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आप एक क्राइटेरिया में आएंगे, इस तरीके का काम करते हैं तो दूसरी क्राइटेरिया में, सेवा वाला कोई कार्य करते हैं तो तीसरी क्राइटेरिया में। 3 मेजर क्लासिफिकेशंस बताए जिसमें दुनिया के सारे पेशे आ जाए, ठीक है। अगेन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इसका अच्छा खासा डिफरेंशिएशन देखते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में, सरकारी कंपनी में मेन एम पब्लिक वेलफेयर होता है। कोई भी सरकारी तंत्र बनाया गया है, कोई सरकारी कंपनी बनाई गई है, तो उसका परम उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है जैसा प्राइवेट सेक्टर में है। उसका परम उद्देश्य वेलफेयर करना है, समाज सेवा करना है। यानी कि आप कह सकते हो कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, आप ऐसा कह सकते हो। सो यू कैन से पब्लिक वेलफेयर, या यू कैन से फॉर द पीपल, जैसा डेमोक्रेसी में कहते हैं ऑफ फॉर बाय द पीपल, तो ऐसा फॉर द पीपल। सरकारी कंपनी का अल्टीमेट एजेंडा होता है पब्लिक वेलफेयर। प्रॉफिट साइड बाय साइड आए ना आए चलेगा, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनी है तो ऑफकोर्स पूरा कंट्रोल और पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में सरकारी नौकरी में आज भी गांव दूर दराज के इलाके के लोग सरकारी नौकरी के वो बहुत एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज होती हैं, आपका जीवन सिक्योर हो जाता है साहब। सब किसी को सेफ्टी चाहिए कि भैया ऐसा भी नहीं है कि 12-12 घंटे काम करना है, 8 घंटे ही काम होता है, ठीक है। पगार भी अच्छी खासी है और फिक्स्ड पगार है। जैसे कोरोना काल में भी जो फौज में काम करते थे या जो भारत सरकार में काम करते थे, उनकी पेमेंट टाइम से चल रही होगी, है ना। हो सकता है कि कहीं 100-200 या मतलब कुछ पैसे काटे होंगे, लेकिन पेमेंट जॉब उनके पास थी। प्राइवेट सेक्टर में कई लोगों को कंपनियों ने निकाल दिया कि भैया हम तो प्रॉफिट कमा के कर रहे हैं, हम 5 रुपए मार्केट से कमाते हैं तो 3 रुपए लगा के तुम सबको पगार देते हैं, अब हम ही 3 रुपए कमा रहे हैं तो तुमको क्या देंगे। तो कोरोना काल जैसे अजीब सी सिचुएशंस में कई लोगों की नौकरी चली जाती है। प्लस प्राइवेट सेक्टर में आप उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो भी जॉब जाती है। खैर, यहाँ कंट्रोल और मैनेजमेंट गवर्नमेंट का होता है, यहाँ प्राइवेट एक व्यक्ति का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड होता है, यहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में फिक्स्ड वेजेस एंड इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। वेजेस फिक्स कर दिए जाते हैं साहब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, है ना, मान लो आप पुलिस में एसपी बन गए, अब आप कोई बहुत बड़े 30 मार खान एसपी है कि मतलब हर महीने आपकी अखबार में तस्वीर छपती है कि एसपी साहब का इतना बड़ा कार्य, एसपी साहब के क्षेत्र में एक भी गुंडा नहीं है, एसपी साहब ने क्या कमाल का एनकाउंटर किया, आपकी रोज अखबार में खबर छपे। उसके बावजूद भी मान लीजिए आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है महीने की, तो आपको 1.5 लाख रुपए ही पैसे मिलेंगे। और मानो कि तुम घूसखोर एसपी हो, मतलब 2 लोग उठ करके बोल देते हैं ये तो एसपी तो यहाँ का ऐसा ही है ना, 2-4 बार डिफॉल्टर डाल दिए गए हो, फिर भी हो तो एसपी, तो तुम्हारा रैंक भी सेम है, वो अखबार वाले में छपने वाले का रैंक भी सेम है, तो उसको भी 1.5 लाख रुपए मिलता था, तुमको भी 1.5 लाख रुपए मिलेगा। सरकारी जॉब में ना पेमेंट फिक्स होती है, और पेमेंट कैसे फिक्स होती है, कैरेक्टर से नहीं होती, काम से नहीं होती, डेजिग्नेशन से होती है। जैसे म्युनिसिपल चेयरमैन चाहे पुणे का हो या बॉम्बे का हो, महाराष्ट्र सरकार ने जो रेट फिक्स किया होगा वही मिलेगा। तो यहाँ पे वेजेस फिक्स्ड होते हैं, है ना, और अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है। पुलिस में भी जैसे मेडिकल मिलता है, फौज में तो सबसे अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, कैंटीन फैसिलिटीज, मेडिकल क्लेम वगैरह सब मिलता है आपको, ठीक है। इवन पुलिस में भी और बाकी सर्विसेज में भी मेडिकल क्लेम, कैंटीन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेडिकल क्लेम मिलता है, क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए। मतलब जो भी सरकारी नौकरी की है, आप अगर सरकारी नौकरी से निकल के प्राइवेट में जाते हो तो कई प्राइवेट कंपनियों में भी सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन होता है, बहुत चीजें हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, फिक्स्ड वेजेस नहीं है साहब। कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जिसने बहुत अच्छा काम किया तो उसको बोनस दे देंगे एकदम से 20-25 हजार का, है ना, या फिर उसकी सैलरी कम बढ़ा देंगे। डेजिग्नेशन सेम है, ये भी सेल्स मैनेजर है, वो भी सेल्स मैनेजर है, लेकिन ये हर महीने कंपनी को 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाता है तो इसको कंपनी ज्यादा सैलरी देगी, ये भी उसी डेजिग्नेशन पर कम सैलरी देगी। फिक्स्ड वेजेस नहीं है और कोई खास फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की जाती, है ना। पब्लिक सेक्टर में एग्जाम्पल DRDO, इसरो, है ना, प्राइवेट में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन के टाटा, रिलायंस, अडानी, ऐसे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए,
ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो कंपनियां आती हैं जो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो कंपनियां हैं जो अब तक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है, वो उस राह पे चल पड़ी हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई स्टार्टअप है, ठीक है, तो अब वो तो अभी शुरू हो रहा है, तो वहां पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होंगे, अभी तो कंपनी शुरू हो रही है, तो हो सकता है कभी आपको 8 घंटा काम करना पड़े, कभी 10 घंटा काम करना पड़े, कभी 12 घंटे काम करना पड़े, क्योंकि अभी अभी तो आप खुद वो कंपनी लगा रहे हो, कंपनी अभी अभी शुरू हुई है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के पास करोड़ों रुपए है कि हाँ भाई 6 महीने हम तो ऐसे ही पगार दे सकते हैं एम्प्लॉइज को, नहीं। तो वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। स्टार्टअप कल्चर से रिलेट कीजिएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जब आंसर लिखेंगे तो माइंड में एक स्टार्टअप के बारे में सोचिएगा, एक कंपनी जो अभी ग्राउंड से आप शुरू कर रहे हैं, तो वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, मिनिमम वेजेस भी जो फिक्स्ड है उससे भी आप कम दे सकते हो। जैसे कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, अब कंपनी अभी अभी शुरू हुई है, ठीक है, तो कंपनी महीने का खुद 25,000 कमा रही है, तो 25,000 पेमेंट कैसे दे देगी, तो आपको 4, 5, 7,000 पेमेंट में ही गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट तय करती है, मिनिमम वेजेस मतलब फिक्स्ड वेजेस नहीं होते, वेजेस कम ज्यादा मिलते रहते, कम ही मिलते। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। अभी स्टार्टअप की जैसे आप सोच रहे हो, तो जैसे मानो स्टार्टअप सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है कंपनी बंद हो जाए। तो एकदम से ये कोई टाटा रिलायंस तो है नहीं कि मतलब भाई कैसे कैसे एक डिवीजन बंद हो गया तो भी कई डिवीजन तो चल ही रहे हैं, तो कंपनी का नाम तो रहेगा नहीं। हो सकता है आपने कोई नकल अप करके कोई स्टार्टअप निकाला जिसमें आप बॉक्सिंग ग्लव्स बनाते हो, नहीं चला, बंद कर दिया, तो जो लोग आपके साथ काम करते थे उनकी नौकरी चली गई। कोई फैसिलिटी नहीं होती है इनमें, कोई भी, जीरो फैसिलिटी, 0/9/सट्टा, क्या होते हैं, 0/सन्नाटा, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जब लिख रहे हो ना, तो किसी सरकारी कंपनी या किसी बड़ी कंपनी के बारे में जो एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ना, इनके जैसा नहीं कि बन रहे हैं स्टार्टअप में अभी, ऐसा कुछ, है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आंसर लिखते वक्त स्टार्टअप के बारे में सोचना, और ऑर्गेनाइज सेक्टर का आंसर लिखते वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिक्स्ड वर्किंग आवर है ना, कि भैया 8 घंटा तो 8 घंटा, 9 घंटा तो 9 घंटा काम करना है। इससे ज्यादा काम करेंगे तो ओवर टाइम का प्रावधान हमने बनाया है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। फिक्स्ड मिनिमम वेजेस है कि हमारी कंपनी में 10,000 से कम कोई नहीं कमाता, 10,000 तो हर कोई कमाता ही है, फिक्स्ड मिनिमम वेजेस है। एम्प्लॉयमेंट यूजुअली सिक्योर्ड होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एकदम से रातों रात गायब नहीं हो जाएगी, बंद नहीं हो जाएगी कंपनी कि मैंने ऐसे ब्रांड बनाया बॉक्सिंग ग्लव का, नीचे ला बंद कर दिया, नहीं। प्लस अगर आपकी नौकरी जाती भी है तो नोटिस पीरियड होता है, फलाना ढिमकाना, और अलग अलग फैसिलिटी मिलती है। जैसे कोई बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है ना, टाटा रिलायंस, तो ये भी मेडिकल और पेंशन तो नहीं देते, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह दे देते हैं, स्कूल कॉलेज की फैसिलिटी, ठीक है। तो आप 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ चुके हो, पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर, दोनों का डिफरेंशिएशन, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड दोनों का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये जो पीपीटी है इसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, सिर्फ इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीपीटी की लिंक मिल जाएगी, ऑलराइट। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, इससे आपका कोई बेनिफिट हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आपके पास 50 सोर्सेस हैं, पर ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सी यू ऑल नो लिटिल बिट अबाउट इट, तो इसके ऊपर अननेसेसरी ज्यादा एम्फेसाइज करना सही नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आप लिखोगे क्या, ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट्स आप अपने आंसर में मेंशन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स में सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के बारे में पूछते हैं, तो कम से कम 3 पॉइंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। सर यहाँ पे तो एक ही पॉइंट लिखा है, बाकी 2 कहां से लाऊं, सोच करके देखो। पहली बात तो एकदम सटीक शब्दों में प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर जिसके लोग जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लॉइट करके या नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी जीवनी चलाते हैं, है ना, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या सिंपली द पीपल हु लिव देयर लाइफ्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, या पीपल हु प्रोड्यूस समथिंग यूजिंग नेचुरल, एक्सप्लॉइटिंग भी लिख सकते हो, यूजिंग भी लिख सकते हो, है ना। Primary sector, comprises of primary sector is a sector in which people use the natural resources to produce some goods, and yeah, people produce some goods by exploiting natural resources. जब आप नेचर के रिसोर्सेस को, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जो मिट्टी और बीज चाहिए, है ना, हंटिंग या फिशिंग वगैरह हो गया, तो ऐसे आप कुछ चीजें सोच सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ कर रहे हो, तो प्राइमरी सेक्टर में आता है।
है ना। और क्या लिख सकते हो आप, देखो एक बार तो लिख दोगे प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू अ सेक्टर इन विच पीपल लिव देयर लाइव्स बाय, या पीपल प्रोड्यूस गुड्स बाय। प्राइमरी सेक्टर इज अ सेक्टर इन विच पीपल प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, है ना, और बाय यूजिंग द नेचर। एग्जाम्पल्स आर एग्रीकल्चर, पीजेंट्स, हंटर्स, फिशर्स एक्सेट्रा, है ना। ऑल्सो एट द सेम टाइम प्राइमरी सेक्टर हैज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर वाज द लार्जेस्ट सेक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, बट आफ्टर सम टाइम टर्शरी सेक्टर रोज टू प्रोमिनेंस। ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। आजादी के तुरंत बाद या आजादी के कई सालों बाद तक प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था देश की इनकम में। धीरे धीरे ये थोड़ा सा पीछे हो गया, पर आज भी आपके देश के काफी सारे लोग प्राइमरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में कुछ लिख देना। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, या इसको कई लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में सीधा आप नेचर के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके या यूज करके अपनी जीवनी चलाते हो। सेकेंडरी सेक्टर में आप नेचर की चीजों को लेकर के उससे कुछ बनाते हो और उसको बेचते हो। जैसे आप ना टमाटर अगर बेचोगे मार्केट में ले जाके तो आप प्राइमरी सेक्टर में आ गए, लेकिन आप टोमेटो का केचप बेचोगे कि टमाटर लिया फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया, टोमेटो का केचप बनाया और अब आप वो केचप बेच रहे हो, तो आप सेकेंडरी सेक्टर में आओगे। केचप टोमेटो से ही बना है, पर आप रॉ टोमेटो सीधा बेचोगे, आप किसान हो, आप टमाटर लेकर के बेच रहे हो लोगों को, तो आप प्राइमरी सेक्टर में आओगे। और उसी टोमेटो को प्रोसेस करके उसका आप केचप बना के बेचोगे तो आप सेकेंडरी सेक्टर में आओगे। दैट्स व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑलराइट, टर्शरी सेक्टर, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है पर आप इतना मत ध्यान दीजिए। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। ये इतना बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, स्टोरेज का बिजनेस हो गया, इनफैक्ट मैं जो अभी आपके साथ कर रहा हूँ जो टीचिंग का बिजनेस हो गया, ये भी टर्शरी सेक्टर का बिजनेस होता है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर ऐसा बिजनेस है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में आप नेचर के रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट एक्सप्लॉइट करके डायरेक्ट यूज करते हो, है ना। प्राइमरी सेक्टर का एक टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, अभी भी है, और अभी भी काफी सारे लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ऐसे भी भारत कृषि देश है, हम ऐसा बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ मैन्युफैक्चर करके वो मैन्युफैक्चर्ड गुड या प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हो तो आप सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आओगे। तो फैक्ट्रीज आप कह सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, आप ये पॉइंट याद रख लेना, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने में टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल था स्टोरेज का, एक कम्युनिकेशन का, एक ट्रांसपोर्टेशन का, एक मैंने आपको दिया टीचिंग का। तो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है लेकिन इसमें ज्यादातर एग्जांपल है। दो तीन चीजें याद रखिए, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। टर्शरी सेक्टर जो है ये हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने में। उसको आप जस्टिफाई कैसे करते हो? फॉर एग्जांपल कोई किसान है जो गन्ना उगाता है, ठीक है। अब उसके पास बहुत सारे गन्ने हो गए साल के अंत में। अब वो गन्ना खुद कितना यूज करेगा, खुद कितना चीनी गुड़ खाएगा, उसके पास हजारों गन्ने, उसको बेचना पड़ेगा। अब वो गन्ना लेकर के जाएगा चीनी मिल के पास। किसान क्या है? गन्ना उगाने वाला, प्राइमरी सेक्टर। चीनी मिल क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि वो गन्ना तो लेते हैं, नेचर से सामान लेते हैं, पर उसको प्रोसेस करके उससे शुगर बनाते हैं, उससे गुड़ बनाते हैं, खंडसरी बनाते हैं और उसको बेचते हैं मार्केट में। तो किसान प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा है, वो चीनी मिल, शुगर मिल सेकेंडरी सेक्टर से, पर इन दोनों को जोड़ता कौन है? ट्रांसपोर्टेशन, टर्शरी सेक्टर। कि किसान को अपने गन्ने वहां से वहां तक ले जाने के लिए, ये सब जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं ये बड़े बड़े आंसर्स में लिख सकते हो। किसान को अपने गन्ने वहां से वहां ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। सो टर्शरी सेक्टर helps in the development of primary and secondary sector. In fact, the more the primary and secondary sector develop, the more the tertiary sector develop. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है ना। तो जितना ज्यादा प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेंगे उतना ज्यादा टर्शरी सेक्टर भी अपने आप डेवलप करेगा। साथ ही साथ टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, आप लिख सकते हो कनेक्ट करने में, या अपने हिसाब से लिख देना कि उन दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में, ठीक है।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जीडीपी। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप कोई सामान बना रहे हो या आप कोई सर्विस दे रहे हो, आप जिस भी पेशे में हो, आप जूते मांज रहे हो या फिर आप कोई बहुत बड़ी एरोप्लेन उड़ा रहे हो, आप कोई पायलट हो या आप कोई कॉबलर हो, या तो आप कोई सेवा दे रहे हो लोगों को उसके बदले में पैसा कमा रहे हो, या आप कोई माल बेच रहे हो और उसके बदले में पैसा कमा रहे हो। पैसा समाज में दो ही तरीके से कमाया जाता है, या तो गुड्स बेच करके थ्रू गुड्स और सर्विसेज। सो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स, तीनों जो सेक्टर है, मेन तीन ही सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट हटाओ, मेन एम्प्लॉयमेंट में तीन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप ऐड करोगे तो आपकी जीडीपी बन जाएगी। तो तीनों गुड्स का जो फाइनल, तीनों जो सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर्स के फाइनल प्रोडक्शन को ऐड करोगे तो आपका जीडीपी अपने आप जो है निकल जाएगा। All right. So it is the value of all final goods and services produced within the country during a particular year in all the three sectors. ठीक है, all right. इसलिए यहां कहा जाता है sum of production in three sectors give gross domestic product. प्राइमरी सेक्टर में total value of all the goods and services of primary sector plus total value of all goods and services of secondary sector plus टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टर्शरी सेक्टर इज इक्वल टू जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। इसका फुल फॉर्म जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव में वो आपसे पूछ सकते हैं। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक होता है आपके पास डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में भी वो आपसे 2 मार्क्स में या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि मानो कोई व्यक्ति है, जैसे एक परिवार के 4 लोग हैं, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी जमीन है, वो चारों चाहे तो एक दिन में पूरा खेत जो है कोड़ सकते हैं। एक इतना हिस्सा एक भाई कोड़ेगा, कोड़ यानी कि फील्ड को प्लॉ करना, हल चला सकते हो एक दिन में ही, चारों चाहो तो। 4 लोग है ना, तो एक इस एरिया में हल चला लेगा, एक इस एरिया में, किस एरिया में, इस एरिया में, और चारों के पास ट्रैक्टर भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक्टर है तो एक बार में एक ही है। मानो हाइपोथेसिस, एग्जांपल समझो कि एक परिवार में 4 बेटे हैं, चारों आराम से एक दिन के अंदर ही पूरा खेत जोत सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी चारों जो है उनके पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं ज्यादा काम मत करना, तुम लोग ना 3 दिन में ये काम करो। तो करने को तो ये एक दिन में कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है, बट दे आर अंडर एम्प्लॉयड। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देयर फुल पोटेंशियल। ये अपना फुल पोटेंशियल जो है बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। मैं थोड़ा यहाँ साइड में लिखता हूं क्योंकि फिर मेरे ऊपर लिखा होता है ना तो थोड़ा सा अजीब सा दिखता है और स्टूडेंट्स को भी अजीब सा लगता है, ठीक है, माफ कीजिए। तो फुल पोटेंशियल जो है यूज किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हो, माफ करना, जब आप अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहे हो तब नहीं, जब आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज कर रहे हो, यानी कि आपका पोटेंशियल 100 का है और आप 60 का काम कर रहे हो या 70 का काम कर रहे हो, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। वही वो आपसे कह रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन, यू नो, लेट मी स्विच टू ब्लू कलर, लेट्स सी। दिस इज द सिचुएशन वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। जितना उनका पोटेंशियल है, जब वो उससे कम काम करते हैं तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट एक हिडन चीज होती है, याद रखिएगा। भले ही हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, ये दोनों चीजें हिडन होती है, यानी कि ये समाज में उजागर नहीं होती है तुरंत, आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट तो हम समझते हैं जब लोग अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं, है ना। तो और याद रखिएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों जो है आप कह सकते हो कि अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है, ये एक ही चीजें हैं। इसलिए यहां लिखा है हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ही बात है, वो आपसे घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल, जब आपका फुल पोटेंशियल यूज ना हो रहा हो, प्लस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ये भी होता है कि जैसे मानो यहाँ इस खेत में तो 4 लोग काम कर रहे हैं, मानो ये खेत जो है
ये एक या चलो ज्यादा से ज्यादा 2 लोग आराम से इस पे खेती कर सकते हैं, पर उसके बाद भी 4 परिवार के बाकी 4 के 4 लोग खेती कर रहे हैं, तो देखा जाए तो बचे 2 लोग बेरोजगार है, क्योंकि काम 2 लोगों का ही है, फिर भी एक्स्ट्रा 2 लोग काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ही होता है। दोनों की डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, वो कैसे भी पूछे तो आप लिख सकते हो, पहली बात तो कि जब लोग अपना फुल पोटेंशियल के हिसाब से काम ना करें तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट आता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट ये हिडन होता है। साथ ही साथ जब ये तब भी आता है जब लोग जो है, आप कह सकते हो कि मतलब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग एक ही काम को कर रहे हैं, अननेसेसरी एक्स्ट्रा मैन पावर जब आप डालोगे तो भी वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? यू नो व्हेन people are not working as per their full potential, पहले तो it is a hidden thing, people are not working as per their full potential, है ना। more people are working on a thing where less people are required, ये भी disguised unemployment या under employment में आता है। याद रखिएगा, under employment को ही disguised unemployment कहा जाता है। उसके बाद मनरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास गांव में, अगर आप गांव के एरिया से हैं, शहर में नहीं मिलेगा, गांव के जो एरिया है उसमें 100 दिन का 100% हम आपको कोई ना कोई काम देंगे। ये काम कौन देगा? ये काम देगी आपको सरकार, है ना। इट गारंटीज 100 डेज वर्क और पेमेंट मिलती है। तो इसका कंडीशन क्या है साहब? बस 2 कंडीशन है, बहुत सिंपल है वो कंडीशन, नाम के लिए क्या है कि अगर आपको काम करना आता है और आप काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि भैया जीवन में गाड़ी कभी नहीं चलाई लेकिन हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, नहीं। आपको अगर वो काम करना है तो तुम तो ठोक दोगे सरकारी गाड़ी। अगर आपको काम करना आता है और आप काम करना चाहते हैं तो आपको 100 दिन का 100% हम गारंटी देंगे। जैसे एक साल में 365 दिन होता है तो 100 दिन, तो आप कह सकते हो करीब करीब 3 महीना, यानी कि 1/4, 100 दिन आप याद रखिए, 3 महीना 1/4 छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लॉन्च हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर मनरेगा वॉज लॉन्च्ड? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2005। अर्लियर इट वॉज जस्ट नोन एज नरेगा, later on it came to be known as मनरेगा, that is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। 100 दिन का 100% काम मिलेगा। अगर सरकार आपको 100 दिन का काम नहीं दे सकती तो वो आपको पेमेंट देगी 100 दिन की, ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना ही है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days then anyways government will pay you the salary or pay you the wages for those 100 days, all right। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इट कवर्स ऑल दोस एंटरप्राइजेस और प्लेस वेयर देयर आर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, वेयर सर्टेन फैसिलिटीज आर अवेलेबल सच एज मेडिकल क्लेम्स, पेंशन, एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमने टेबल में देखा था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नो फैसिलिटीज आर अवेलेबल, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योर्ड है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी आप देख चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे एक डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। ये टेक्स्ट बुक आपको ये बताता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल में, कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय और आजादी के कई साल बाद तक प्राइमरी सेक्टर ही नंबर 1 पे था। बाद में दूसरे सेक्टर, स्पेशली टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा राइज हुआ। सो व्हाई टर्शरी सेक्टर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई टर्शरी सेक्टर इज राइजिंग इन इंपॉर्टेंस या व्हाई टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। तो वही आप लिख देना जो टर्शरी सेक्टर में शुरू में 1-2 पॉइंट पढ़े थे आपने, कि टर्शरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर हेल्प्स in the growth of primary sector as well as the secondary sector, है ना। It is connected with all these sectors, so the more the primary and the secondary sector grows, the more the tertiary sector grows, ठीक है ना। सारे कंट्री के सर्विसेज, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंस में क्यों ग्रो कर रहा है? नंबर 1, टर्शरी सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों सेक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। टर्शरी सेक्टर दोनों सेक्टर्स से जुड़ा हुआ है ना। इसीलिए जब इन दोनों में से कोई भी सेक्टर ग्रो करता है तो टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करता है। जुड़ा हुआ है मतलब क्या? टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, यानी कि उसमें टीचर आ जाते हैं। आप किसी होटल में जाते हो, मैकडॉनल्ड्स, वो भी टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, है ना। आप फिल्म देखने जाते हो, ये भी टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, है ना। पुलिस वाले हो गए, ठीक है, ये भी टर्शरी सेक्टर में आएंगे,
है ना, पुलिस स्टेशन हो गया, कोर्ट हो गया, ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अब मुझे बताओ तुम, जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा उतने ज्यादा उनको बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब अगर लोग ग्रो कर रहे हैं तो उनके साथ साथ टर्शरी सेक्टर बैंकिंग सिस्टम ग्रो कर रहा है ना। साथ ही साथ अब ये कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया है, कि मतलब जितना ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे तो लोग गाड़ी खरीदने लगेंगे। पहले जब, आज से जब मैं बहुत छोटा था तो सड़क पे गाड़ियां दिखती थी, कम दिखती थी, आजकल थोड़ा उससे ज्यादा दिखने लगी है। क्यों? क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। अरे चार चक्का नहीं तो एक्टिवा, स्कूटी तो आजकल हर कोई खरीदने लगा है, टू व्हीलर तो हर कोई खरीद रहा है, स्कूटी नहीं तो बाइक, है ना। तो अब स्कूटी या बाइक बन रही है, आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप समझ पा रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन ग्रो हो रहा है एक तरीके से, इससे आप कह सकते हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ग्रो हो रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस लोग ले रहे हैं, तो बेसिकली टर्शरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लोग अगर अच्छा पैसा कमाते हैं तो इनको और सर्विसेज चाहिए। लोगों को सर्विस तो हमेशा चाहिए, है ना। आप किसी नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास, तो वो भी सर्विस देता है, वो भी टर्शरी सेक्टर में आता है। सो बेसिकली टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस बिकॉज इट हेल्प्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन द ग्रोथ। टर्शरी सेक्टर कनेक्ट्स बोथ दी सेक्टर्स, या टर्शरी सेक्टर is connected with both these sectors. So if any of these sectors या both these sectors grow, tertiary sector grows along with it, है ना, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर ग्रो होता है प्राइमरी सेक्टर, तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रेड के लिए जहाजें चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। As the income level rise, certain sections of people start demanding many more services. जैसे लोगों की पेमेंट बढ़ती है, लोग हॉस्पिटल का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, है ना, अलग अलग सर्विस मांगते हैं, टूरिज्म, शॉपिंग करने जाएंगे वगैरह वगैरह। तो हमने पिछले कुछ पास्ट डेकेड में, बीते कुछ सालों में देखा है, कई नई सर्विसेज भी आई हैं, जैसे आईटी आ गया। अब आपको सॉफ्टवेयर सर्विस भी चाहिए होगी, है ना। आप जैसे नेटफ्लिक्स देखते हो, तो नेटफ्लिक्स देखते हो या हॉटस्टार देखते हो, तो ये भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी सर्विस दे रहे हैं आपको मूवीज दिखा रहे हैं, दे आर सर्विंग यू, है ना। तो ये सब अब नई नई चीजें आ गई हैं अब मार्केट में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया है और एसेंशियल हो गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इट इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एब्सोल्युटली। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स, हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हमने देखे, तो आपको बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि 1947 जब इंडिपेंडेंस मिली, तब से लेके 1972 तक आपकी जो जीडीपी है, इंडियन जीडीपी, है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हंटिंग फिशिंग भी आता है, पर प्राइमरी सेक्टर में एक बहुत मेजर ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, ठीक है। सो भारत की आजादी में, आजादी के बाद से, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 टू 1972, a very important sector was a major contribution, the maximum contribution in the Indian GDP was of the primary sector. Primary sector का सबसे ज्यादा contribution था। As farming method improves and surplus food was produced, people channelized their energy towards manufacturing, ठीक है। मतलब जैसे जैसे साहब जो है खाने की आपकी, अब जैसे शुरू में ज्यादा कुछ काम था नहीं, फैक्ट्रियां इतनी थी नहीं, सब लोग खेती करते थे। तो आजादी के बाद से 1972 तो 57 67 यानी करीब 20-30 साल तक भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था। फिर जब लोगों को लगा कि खाना तो बहुत उगा लिया, भरपेट खाना तो मिल ही जाता है, कमी नहीं है, खाना तो इतना है कि मतलब खुद खाने के बाद भी विदेशों में भेजना पड़ता है, तो अब चलो कहीं और फोकस किया जाए। तो लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर में अपना फोकस करना शुरू किया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ टुवर्ड्स उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में जो है अपना फोकस किया, अपना एनर्जी वहां पे डायरेक्ट किया। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आगे आ गया, एंड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, टर्शरी सेक्टर गेन प्रोमिनेंस। याद रखिएगा आईटी या सॉफ्टवेयर, ये सब भी टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं फोन में, या अगर आप मतलब 100% तो नहीं, पर 90% सॉफ्टवेयर जो है टर्शरी में आएंगे। आईटी सेक्टर में आप कोई प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट वगैरह, ये सब जो है सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में, यानी कि। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद, भारत की आजादी के कुछ सालों बाद तक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का था।
उसके बाद जब हमने वो अच्छा खासा कर लिया तो हमने सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो किया, और उसके बाद जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हुए तो टर्शरी सेक्टर भी अपने आप ग्रो होने लगा, और अब तो ऐसा समय आ गया है कि टर्शरी सेक्टर बूम पर है। जैसे मैं भी अभी टर्शरी सेक्टर की रोटी खा रहा हूं, ठीक है। In 2011 to 12, share of tertiary sector in Indian GDP was approximately 60%। कहा हमने शुरुआत की थी कि प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, फिर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करने लगा, और जैसे ये दो सेक्टर्स ग्रो करने लगे अपने आप, क्योंकि टर्शरी सेक्टर जुड़ा हुआ है, तो जैसे ये दो ग्रो करेंगे अपने आप टर्शरी सेक्टर ग्रो करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो टर्शरी सेक्टर कनेक्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। पहली चीज, टमाटर कैसे फैक्ट्री तक पहुंचेंगे? गाड़ी से। दूसरी, कनेक्ट करता है। दूसरी चीज, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे तो उन दोनों सेक्टर में काम करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी। जब जेब में पैसा ज्यादा आएगा तो सर्विस ज्यादा चाहिए। तो अपने आप प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कनेक्ट करता है टर्शरी सेक्टर, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जब अपने आप ग्रो करेंगे तो अपने आप टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। इसलिए एक टाइम ऐसा आया 2011 और 12 में, 2010 के बाद, कि 50% से भी ज्यादा, कि आपके देश की जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर का था। ऑलराइट, उसके बाद आप और क्या याद रख सकते हैं? रीजन वाई टर्शरी सेक्टर इज बिकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया, वो बहुत सारे बेसिक सर्विसेज देता है। हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, आईटी हो गया, है ना, ये सब फैसिलिटीज जो है आपको कौन देता है? टर्शरी सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आपको टर्शरी सेक्टर की जरूरत है ना। इनकम लेवल जैसा लोगों को बढ़ेगा वो ज्यादा सर्विस मांगेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, ठीक है। तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा इंडिया में। एक रीजन इसलिए भी है जो हमने पहले देखा, व्हाई टर्शरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, आल्सो एट द सेम टाइम दैट इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली। टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% टू द इंडियन जीडीपी, ठीक है। ऑलराइट, वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड? अब ज्यादातर लोग कहां पर काम करते हैं, ठीक है। तो पहले वो बताते हैं कि 1972-73 तक, जब तक प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चरल सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, तब तक 74%, यानी कि 4 में से 3 आदमी, यानी कि अराउंड 3/4 पॉपुलेशन आपकी जो है खेती बाड़ी करती होगी, या मतलब एग्री प्राइमरी सेक्टर में थी। 2011-12 तक ये 49% तक आ गया। सो बेसिकली यू वेंट फ्रॉम 75% टू 49%, ठीक है। आपके पास बुक में डेटा 2011-12 का ही दिया गया है, ठीक है। आज के डेट में टर्शरी सेक्टर हैज इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज रिड्यूस्ड। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भूल जाऊं लेकिन तुम मत भूलना, इसलिए रेड से। येट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, दैट इज अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। सी, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो गया, लेकिन रोजगार अभी भी कम नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कौन देता है? वो इंडस्ट्री, है ना। कौन देता है? वो इंडस्ट्री जो 60% कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, नहीं, वो इंडस्ट्री जो आज 49% ही कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जो सबसे पहले नंबर 1 पे था भारत की आजादी के बाद, 1947 से 1972 के आसपास। खैर, आज भी भले ही टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले, उसके बाद भी आज भी सबसे ज्यादा लोग किस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। विच इंडस्ट्री एम्प्लॉयज मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, या मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री? सो दे आर एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेक्टर, दे आर एसोसिएटेड विद द विच इंडस्ट्री? द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऐसा आप कह सकते हो। किस सेक्टर से सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। तो यू कैन से कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, की करीब 50% आपके देश की आबादी प्राइमरी सेक्टर से एसोसिएटेड है, ठीक है। ऑलराइट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये दो मैं आपको बता चुका हूं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए साहब, ये सीजनल है। जैसे एक बंदा नहीं आता, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है ना, सीजनल है साहब। जैसे कोई गरीब किसान है, उसके पास अपनी जमीन तो नहीं है, वो लाला सेठ की जमीन पे काम करता है। अब लाला सेठ की जमीन पे काम कर रहा है, तो जब फसल की कटाई होगी या बुआई होगी तो लाला सेठ बुलाएगा, फिर फसल की कटाई बुआई हो गई। अब 3 महीना आप कोई काम नहीं है, क्योंकि 3 महीना लाला सेठ तो फसल बेचने में लगा है, वो थोड़ी खेत में कोई काम करेगा। So seasonal employment, yes, माफ कीजिए, seasonal unemployment is basically you get employed on a temporary basis, या आप ऐसे लिख सकते हो कि you get employed on a temporary basis, है ना, कि मतलब there is no fixed employment is there but for only a fixed time period, है ना।
कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, इसी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ फार्मर्स आर प्लॉइंग लैंड ओनली फॉर रबी सीजन देन दे बिकम अनएम्प्लॉयड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। ऑलराइट, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो शब्द से ही समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। अब हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अब आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में कुछ सोल्यूशन है आपके पास, लॉन्ग टर्म में अगर मान लीजिए डायरेक्ट 5 नंबर में है, ये वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ कैन यू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, या वो आपसे कोई फिलोसफी वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, यू नो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू, मेनी कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम इट, एज एन इंडियन सिटीजन हाउ कैन यू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो इन कुछ सोल्यूशंस को देख लेना, ठीक है। और ऐसा एग्जाम में लिख देना कि शॉर्ट टर्म में क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रोजगार या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में मनरेगा जैसी स्कीम्स जो भारत सरकार की है, याद रखना है 2005 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं मनरेगा कौन से साल में रिलीज हुई थी, सो इट वाज एन एक्ट लॉन्च्ड इन 2005 व्हिच गारंटीज 100 days of fixed employment in rural areas. In case government fails to provide 100 days of employment, the government will anyways provide you with the wages for those 100 days employment. All right, 1/3 employment रिजर्व कर दिया गया विमेन के लिए ताकि गृहिणियां भी बाहर आए। जिस देश में, है ना, हम हमेशा कहते हैं, महामहिम भीष्म कहते थे युधिष्ठिर से कि यदि तुम्हें वास्तव में देखना है कि कोई समाज जो है वो सभ्य है या असभ्य समाज है, वो उत्तम है या गिरा हुआ समाज है, तो ये देखो कि उस समाज में नारी जाति का सम्मान होता है या अपमान होता है। ये बहुत समझना, सम्मान या अपमान सिर्फ पूजा करने से या औरत को देवी बनाने से नहीं होता, सम्मान तब भी होता है जब आप उनको अवसर देते हो। आपने उन्हें अवसर नहीं दिया, जीवन भर उनकी बीड़ियों को घर की 4 दीवारी या घर के किवाड़ियों से बांध के रखा, तो आप कैसे नारी सम्मान के बारे में बात कर सकते हो? यू गेटिंग मी? सो बेसिकली 1/3 एम्प्लॉयमेंट रिजर्व फॉर वुमेन। लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हो? एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, अरे कुछ भी लिखो, यू नो वी कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन फिक्स आता है हर साल, हर साल तो नहीं आता लेकिन जबरदस्त संभावना है हर साल आने की होती है, और कई बार आता भी है। क्या कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। एक्सप्लेन। सस्ते में और अच्छे इंटरेस्ट रेट में जो है, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट में कर्जा दोगे तो इससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, कैसे वो एक्सप्लेन करना होता है, तो वो आपको पता है क्या है, ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज, ओपनिंग मोर स्कूल कॉलेजेस, है ना, मोर हॉस्पिटल्स, गिविंग मोर एक्सपोजर, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। बहुत जनरल क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। वेरियस वे टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, ये तो इन जनरल था, कैसे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करोगे। अब रूरल एरियाज में, गांव के, है ना, गांव देहात में कैसे, स्पेसिफिकली गांव देहात में कैसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट दे करके। डैम्स और कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करो, पानी की व्यवस्था, यानी कि जिस भी गांव में, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, तो गांव में जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो डैम्स के थ्रू या कैनाल्स के थ्रू वो कंस्ट्रक्ट करो ताकि किसानी अच्छे से हो सके, पानी अच्छा मिलेगा तो खेती अच्छी होगी, है ना। रोड्स कंस्ट्रक्ट करो ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। जब आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हो तो कनेक्टिविटी बढ़ती है, किसकी, मैं कह सकता हूं शहर की, तो मैंने शहर की, क्या हो गया इसको, शहर की और गांव की कनेक्टिविटी बढ़ती है जब आप रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, माफ कीजिए मैंने गलत लिखा है ना। ऑलराइट, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खोलो कि गांव में एजुकेशन बढ़ेगा, लिटरेसी रेट जो है गांव का वो बढ़ने लगेगा, है ना। हेल्थ सिचुएशन गांव की इंप्रूव करने के लिए हेल्थ सिस्टम या अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, ये सब खोलो यहाँ पे, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। वेरियस वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे एम्प्लॉय करोगे, तो जैसा पहले वाले पॉइंट में लिखा था कि इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करो, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करो, ठीक है। डैम्स बिल्ड करो, सीड्स और फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दो, है ना, इजी लोन्स दो, लोन इजीली दे दो कि किसान अगर गरीब है तो कुछ पैसा लेकर के कम, बहुत बहुत कम ब्याज पे, न्यूनतम मिनिमम ब्याज पे वो कर्जा लेकर के खेती करके आपको दे सकता है। स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, टमाटर के खेत से टमाटर जाएगा कैसे, क्या टोमेटो केचप की फैक्ट्री में,
गन्ने के खेत से लेके गन्ना जाएगा कैसे शुगर मिल तक, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, सीड और फर्टिलाइजर कम दाम पे दो, बीज और खाद कम से कम दाम पर, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करो, लोन्स दो इजीली और अफोर्डेबल रेट्स पे। ऑलराइट, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि मैं मन में कहता हूं कि आप सोच, जब ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिख रहे हो तो सरकारी कंपनी के बारे में सोचना, और जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिख रहे हो तो आप फिर स्टार्टअप के बारे में सोचना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे करें, तो पहले तो सवाल ये आता है कि प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है। तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत यह है कि आप अगर उनको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि देखो वहां पे एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी छोटू कल से जॉब पर मत आना, है ना, अरे साहब मैं तो रोज ही चल चल, है ना, अरे कुछ भी हो सकता है ना, कैसे सिक्योर करोगे आप एम्प्लॉयमेंट। दूसरा वहां पे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, वेजेस फिक्स नहीं है, भारत सरकार अगर ये कहती है कि 8 घंटे की मेहनत करने के लिए कम से कम किसी व्यक्ति को 15,000 रुपए मिलने ही चाहिए, वहां उससे भी कम दिया जा रहा है ना, तो यहां पे ना वर्कर्स वल्नरेबल है। तो कल को पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कि इन विच सेक्टर द वर्कर्स आर या द एम्प्लॉइज आर, इन विच सेक्टर द वर्कर्स आर वल्नरेबल। सो दे आर वल्नरेबल इन पब्लिक सेक्टर, नो, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, बट दे आर, अगर ऑप्शन में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है, सो यू हैव टू गो विद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिकॉज वर्कर्स आर मोस्ट वल्नरेबल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, अब इन वल्नरेबल को कैसे बचाओगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, तो उसके लिए क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो लेट्स टेक द ब्लू, यस, एक सेकंड, गलत ब्लू ले लिया, ये वाला ब्लू लेना है। हाँ, बहुत सारे उनको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, कैसे करोगे, ठीक है, तो गांव दरा के इलाकों में, ठीक है, आप फैसिलिटीज दे दो, ठीक है, शहर के इलाकों में आप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी कुछ लोन्स वगैरह दे दो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पैसा ज्यादा मिलेगा तो किसी को नौकरी से निकालेगी नहीं, क्योंकि उसके पास भी पैसा रहेगा उसको पगार देने के लिए, ठीक है ना। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, अगर गांव के इलाके हैं तो साहब जो आपने पहले पढ़ा था कैसे, अगेन लोन वाला पॉइंट तो सब जगह जाएगा, लोन दे करके, साथ ही साथ गांव में कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वहां पे अवेयरनेस ला करके, है ना, उसके बाद ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अर्बन एरिया है कोई अगर, तो शहर में आप क्या कर सकते हो, शहर में आप कह सकते हो कि वहां पे आप जो है इजीली, अगेन यहाँ पे भी लोन दे करके, रॉ मटेरियल इजीली प्रोक्योर करके, है ना, बेसिकली देखो इतना वो आपसे डिटेल में नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, एक या 2 नंबर का, 1 नंबर में तो मल्टीपल चॉइस है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर पे पूछेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो कि सर पॉइंट ज्यादा नहीं है, 2 नंबर का ही सवाल है, सवाल ही छोटा है। कैसे आप बचाते हो वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बचाते हो उनकी कंपनियों को लोन दे करके, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बचाते हो उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैला करके, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बचाते हो उनको टाइमली रॉ मटेरियल्स दे करके, है ना, जैसे कि मतलब जो भी रॉ मटेरियल चाहिए आपकी कंपनी को वो प्रोवाइड करके। ऑलराइट, मोर और लेस देखो चैप्टर इजी है, कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा फिरा के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, अगर मुझसे कोई कमी रह गई होगी या मैं किसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में एम्फेसाइज नहीं कर पाया हूँगा तो मुझे माफ कीजिएगा, पर अगर आप ये वीडियो यहाँ तक सुन पा रहे हैं तो या सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.